दोस्तों ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। जब एक दूसरे के पूरक बने तब भगवान ने उनकी बेटी छीन ली। अगले ही पल हीर ने भी अपने आंसू साफ किए और अवनीत से बोली, एक बात बोलूं अवनीत, वीरा हमेशा कहती थी कि शिवांगी जिंदा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारी शिवांगी जिंदा है, पर कहाँ है या नहीं पता। पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी। हर पल भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बच्ची जहाँ कहीं हो हमारे पास आ जाए। उस बच्ची को एक बार देख लूंगी तो शायद वीरा और विराज को भूल जाऊंगी। अवनीत कुछ बोलता उससे पहले ही पीहू कमरे में आई। पीहू अपने बाल पोंछ रही थी। उसने हीर को रोते हुए देखा तो थोड़ा सा घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। पीहू ने फिर कहा, बताओ ना माँ क्या हुआ? हीर ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। पीहू को गुस्सा आ गया और वह अवनीत को देखकर गुस्से में बोली, अवनीत तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने क्या कसम खा रखी है हम माँ बेटी को रुलाने की? अवनीत तो आंखें फाड़े एक बार पीहू को देखता और एक बार हीर को। अवनीत बोला, मैंने बड़ी माँ को नहीं रुलाया। हीर ने भी अवनीत को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ पीहू, अवनीत ने कुछ नहीं किया। और तभी पीहू बोली, बस माँ आप कितना सपोर्ट करेंगी? मैं थोड़ी देर के लिए नहाने क्या चली गई, इसने तो आपको भी रुलाना शुरू कर दिया। अरे घर में मुझे रुलाता है, यहाँ आपको रुलाता है। आखिर आप लोग मुझे इससे डाइवोर्स क्यों नहीं दिलवा देते? हीर ने गुस्से में कहा, बस हुआ पीहू, बात बात पर अवनीत की बेइज्जती मत किया करो। मुझे और अवनीत को कुछ बातें याद आ गई और इसलिए मुझे रोना आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि अवनीत ने मुझे रुलाया है। अब जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शाम ही तुम इसके साथ वापस जा रही हो। पीहू चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं। और तभी हीर ने कहा, ठीक है नहीं रहना तो जाकर अपने पापा से बोलो। अब पीहू चुप हो गई और चुपचाप क्लोसेट की ओर चली गई। उसके जाते ही अवनीत ने एक गहरी सांस ली। हीर ने अवनीत के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा, क्या इसे कभी कुछ याद नहीं आएगा? अवनीत बोला, आएगा, धीरे धीरे सब याद आएगा। हीर बोली, इसके गुस्से का कुछ करना या बात बात पर तो गुस्सा करती है। अवनीत ने कहा, बड़ी माँ समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी हुआ पीहू ने अपनी आंखों से देखा है, वह किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि पीहू के दिमाग पर असर हुआ, लेकिन वह पागल नहीं हुई। वरना जो कुछ भी पीहू ने देखा था उसके चलते तो कोई भी लड़की पागल हो जाती। और रही बात इसके गुस्से की, तो मैं हूं ना इसका गुस्सा झेलने के लिए। और फिक्र मत कीजिए। अचानक ही हीर बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पीहू से शादी करके तेरी जिंदगी खराब हो गई। यह सुनते ही अवनीत ने हीर के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बड़ी माँ ऐसा मत कहिए। पीहू ने मुझे तब तक प्यार किया था जब मैं कुछ भी नहीं था, और अब मैं पीहू को उसका किया हुआ प्यार उसे वापस करना चाहता हूँ। यह बात दोबारा जुबान पर मत लाना कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे अगर सारी जिंदगी भी पीहू से ताने सुनकर जिंदगी गुजारनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ देव ने गाड़ी खान बीवी के बंगले के बाहर रोकी। देव के बराबर में सरगम बैठी हुई थी। सरगम ने जैसे ही बंगले की ओर देखा उसकी आंखें नम हो गई। देव और सरगम दोनों ही गाड़ी से उतर गए और दोनों ही घर के अंदर चले गए। सरगम घर के अंदर आई तो एक बार फिर उसकी आंखें छलकने के लिए तैयार हो गई। देव ने सरगम की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, देखो सरगम, मैं तुम्हें रोने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करो कि तुम उस बात पर रो जिस बात पर तुम्हें दुख हो, ना कि इस बात पर जिस बात पर तुम्हें खुशी हो। मैं जानता हूँ इस बंगले को देखकर तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, तो इन खुशियों को समेट लो। समझ रही हो ना, यह बंगला तुम्हारा है, तुम इसका जो करना चाहो वह कर सकती हो। सरगम ने नम आंखों से देव को देखा और अचानक ही उसे गले लगा लिया। और जैसे ही सरगम ने देव को गले लगाया, देव की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। देव ने महसूस किया कि उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे तो उसने कितनी बार ही संजना को गले लगाया था, लेकिन ऐसा तो उसने कभी महसूस नहीं किया जितना सरगम के गले लगने से महसूस कर रहा था। सरगम देव से दूर हुई और अपने आंसू को साफ करके बोली, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज से पहले इतना महंगा और अच्छा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। देव थोड़ा सा अकवर्ड हुआ और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सरगम को उसकी हालत की खबर हो गई है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, इट्स ओके सरगम, तुम बस यह बताओ यहाँ क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें फाइनेंस कर दूंगा। सरगम ने कहा, देव मैं सोच रही हूँ यहाँ लड़कियों के लिए अनाथ आश्रम खोल दूं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब यही हो। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते ना,
उन लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन होती है और यह बात मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगले ही पल उसने पलटकर देव को देखा और बोली, वह सारी लड़कियाँ कहाँ हैं जिन्हें आप लोगों ने बचाया था? देव ने कहा, बताया तो था, हमारे फ्लैट में। सरगम बोली, तुम सभी लड़कियों को यहीं भेज दो, मैं यहाँ एक कोचिंग सेंटर भी खोलूँगी। और ऐसे करके सरगम अपनी प्लानिंग देव को बताने लगी। लेकिन देव का ध्यान तो आज सरगम की खूबसूरती पर टिका हुआ था। एक तो पहले ही उसकी खूबसूरती उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, ऊपर से आज सरगम गले लगी तो देव और ज्यादा झुकाव महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद सरगम ने देव के सामने चुटकी बजाकर कहा, देव आप कहाँ खो गए? देव अपने सेंस में वापस आया और बोला, नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुम यह सब संभाल लोगी ना? सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, और उसमें संभालना ही क्या, आप टेंशन मत लो, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी। दूसरी तरफ अभिमान अपने केबिन में बैठा हुआ था, थोड़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा, याद करने की कोशिश कर रहा था कि उनके और आराध्या के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी उसने अपनी टेबल की तरफ देखा जहां उसका लैपटॉप नहीं था। अभिमान ने फोन करके मैनेजर को अपने केबिन में बुलाया। मैनेजर अगले ही सेकंड अभिमान के केबिन में खड़ा हुआ था। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? मैनेजर ने धीरे से कहा, सर शिवाय सर के केबिन में है। शिवाय सर के केबिन में क्या कर रहा है? अभिमान ने फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा। मैनेजर बोला, सर उन्होंने ही मंगवाया था। अभिमान बोला, ठीक है तो जाओ वापस लेकर आओ। मैनेजर ने ना में गर्दन झुकाकर कहा, सर उन्होंने कहा है कि आप खुद लेने आए। अभिमान ने गुस्से में मैनेजर को देखा और फिर चुपचाप शिवाय के केबिन की ओर चला गया। अभिमान ने शिवाय का केबिन खोला और जैसे ही अंदर जाने को हुआ, शिवाय ने कहा, परमिशन लेकर अंदर आओ। अभिमान हैरानी से अपने पापा को देख रहा था, फिर उसने मन ही मन खुद से बोला, आराध्या तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवाय बोला, मन ही मन किसी को गाली देने से अपने पाप कम नहीं हो जाते, अगर अपने पाप कम करने हैं तो पश्चाताप खुद करना पड़ता है, और परमिशन लेकर अंदर आओ वरना मेरे केबिन में आने की जरूरत नहीं। अभिमान ने एक बार फिर अपने गुस्से को कंट्रोल किया, केबिन का गेट बंद किया और फिर केबिन का गेट दोबारा से खोलकर बोला, पापा मैं अंदर आऊं? शिवाय बोला, हाँ आ जाओ, तुम्हारा ही केबिन है, मुझसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? अभिमान तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था और शिवाय आईब्रो चढ़ाकर बोला, जो तुमने कहा वह तुम्हारा कर्म था और जो मैंने कहा वह मेरा धर्म है। तुम्हें कर्म धर्म की बातें समझ नहीं आएंगी, बोलो क्यों आए हो? अभिमान ने कहा, आपके पास मेरा लैपटॉप है, दे दीजिए। शिवाय बोला, क्यों, एक दिन बिना लैपटॉप के काम नहीं कर सकते? अभिमान ने गुस्से में कहा, पापा आप अच्छे से जानते हो कि मैं एक दिन भी बिना काम के नहीं रह सकता, और आपने मैंने जैसे मेरा लैपटॉप मंगवा लिया, मेरा लैपटॉप दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ काम कर लूं। शिवाय बोला, लेकिन तुम काम करना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो मैं हमेशा के लिए इस कंपनी से निकालने वाला हूं, फिर तुम जब इस कंपनी से निकल जाओगे तो क्या काम करोगे? अभिमान गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, तुम्हारे इस गुस्से से मैं डरता नहीं हूँ बेटा, जिस उम्र में तुम हो उस उम्र को मैं पार करके आ चुका हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझे अपने गुस्से से डराने की कोशिश मत करो। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, पापा समझते क्यों नहीं, मैंने आराध्या के साथ जो भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, वह भी इसमें पूरी शामिल थी। शिवाय को गुस्सा आ गया और अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान अभी भी खड़ा रहा, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। शिवाय ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अभिमान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं उससे माफी मांगने गया था। यह सुनते ही शिवाय बोला, बड़ा यूनिक तरीका है माफी मांगने का। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, अब यह बेशर्मी वाली मुस्कुराहट मुझे मत दिखाओ, उस लड़की की इज्जत हमारे घर में गई है तो उसे सम्मान भी हमारे घर में ही मिलना चाहिए। पता चलना चाहिए सबको कि आराध्या रघुवंशी फैमिली की इज्जत है, समझे? कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा जब तक तुम उसको शादी के लिए नहीं मना लेते, तब तक तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। अभिमान दांत पीसता हुआ बोला, पापा वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती कर लूं? शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्ती क्यों करोगे, बल्कि प्यार से समझाओगे, उसके पीछे फूलों की बुके लेकर घूमोगे और डेट पर लेकर जाओगे, उसके साथ वक्त बिताओगे तो वाह
तुम पर यकीन करेगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ही बताइए क्या जबरदस्ती शादी करने से मेरे और आराध्या के बीच में प्यार पनप जाएगा। शिवाय बोला, अच्छा या बताओ अभिमान, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभिमान ने बिना सोचे समझे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए, मैं उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। शिवाय बोला, क्या बात है, जो लैपटॉप तुमसे बातें नहीं कर सकता, तुमसे बहस नहीं कर सकता, उस लैपटॉप के लिए तुम इतना बेचैन हो गए? तो जरा सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हारे आसपास रहेगी, तुमसे बातें करेगी, तो क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं होगा? अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, देखो आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें शायद अभी उसके गुण नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर उससे शादी कर लोगे, उसके आसपास रहोगे, तो उससे प्यार हो जाएगा। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि छुई मुई से मैं शादी करूंगा, लेकिन अब देखो छुई मुई के बिना एक पल भी गुजारना मुझे मुश्किल लगता है। अभिमान दांत पीसता हुआ बोला, पापा बहुत हो गया। अभिमान ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने गुस्से में आंख दिखाकर कहा, एग्जैक्टली अभिमान, बहुत हो गया, मैं तुम्हें जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया, अब निकलो मेरे केबिन से, और जब तक आराध्या को शादी के लिए नहीं मना लोगे तब तक ऑफिस नहीं आओगे, और याद रखना अगर आराध्या से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं बहुत जल्द तुम्हें रघुवंशी फैमिली से भी अलग कर दूंगा, फिर जो मन करे, जहां मन करे, जिससे मन करे उससे शादी कर लेना। अभिमान गुस्से में अपने केबिन में वापस आ गया। वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कुछ भी करके आराध्या से शादी तो करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे अभिमान के साथ एक रात गुजारी। आराध्या को इस बात का दुख ज्यादा था कि अभिमान नशे में था, लेकिन वह होश में थी, फिर भी उसने अभिमान को रोका नहीं। आराध्या ने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को फोन किया, लेकिन अनिरुद्ध का नंबर मिल नहीं रहा था। आराध्या सुबह से ना जाने कितनी बार अनिरुद्ध को कॉल कर चुकी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन रिसीव भी नहीं किया। आराध्या तो पहले ही परेशान थी, ऊपर से उसके भाई का ऐसा रिएक्ट करना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। कल से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार आराध्या के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ चुके थे। अब तो आराध्या का दिल भी धड़कने लगा था। तभी आराध्या का फोन रिंग हुआ। उसने फोन को कट कर दिया और ऐसे ही कॉल से कई बार फोन आराध्या के पास आ चुके थे, लेकिन आराध्या का दिमाग कितना खराब था कि उसने उस फोन को रिसीव ही नहीं किया। आराध्या का फोन एक बार फिर रिंग हुआ। इस बार आराध्या ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, आप आराध्या बोल रही हैं? आराध्या ने कहा, जी हाँ मैं आराध्या बोल रही हूँ। सामने से आवाज आई, मैडम मैं सिटी हॉस्पिटल अस्पताल से बोल रही हूँ, यहाँ कल रात एक पेशेंट आया था, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, हमने उसकी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया, आखिर में आपने ही किया, प्लीज आप आ जाइए। आराध्या के हाथ से फोन छूट गया, उसकी आंखें लगभग भर आई। उसे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। आराध्या कुछ देर तक सुन्न खड़ी रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आया हुआ पानी बह गया। आराध्या ने दुपट्टा उठाया और मेंशन से निकल गई। आराध्या जब मेंशन से जा रही थी तो आर्या ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, आराध्या बेटा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। आराध्या ऐसे नहीं जाते, मेरी बात सुनो। आराध्या शिवाय को आ जाने दो, उसके बाद चली जाना। लेकिन आराध्या वह तो आर्या की बिना सुने मेंशन के गार्डन में आई, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। वह जैसे ही मेन गेट से बाहर आई, अभिमान की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसने आराध्या को स्कूटी से जाते हुए देखा और फिर दांत पीसता हुआ खुद से ही बोला, यह बला कहाँ चली, अब इसकी डांट भी मुझे ही पड़ेगी। अभिमान गाड़ी से उतरा ही था कि उसकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या ने अभिमान को देखकर हाथ बांधकर कहा, आराध्या नाराज होकर यहाँ से चली गई, अब जाओ उसे मना कर लाओ। यह सुनते ही अभिमान ने आंखें फाड़े अपनी माँ की ओर देखा तो आर्या ने हाथ बांधकर कहा, ऐसे देखने से क्या होगा, जाओ उसे मना कर लेकर आओ, और जो भी तुम्हारे पापा ने कहा है उसे जल्दी जल्दी पूरा करो। मुझे तेरे लिए शेरवानी भी सिलवानी है। अब तो अभिमान का मन कर रहा था कि अपना सिर अपनी गाड़ी में मार ले। इतनी बड़ी सिचुएशन में तो अभिमान कभी नहीं गुजरा था जितना वह आज था। उसे आज पहली बार महसूस हो रहा था कि क्यों उसे आराध्या पर तरस आया और वह उससे माफी मांगने के लिए स्टोर रूम में चला गया। ना वह आराध्या पर तरस खाता, ना ही नशे की हालत में उसके साथ फिजिकल होता। अभिमान गुस्से में बोला, आप और आपके पति को कोई और काम नहीं है? आर्या ने बड़े प्यार से ना में गर्दन हिला दी। अभिमान
सलमान ने अपना एक हाथ गुस्से में गाड़ी पर मारा और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सरगम की तरफ ही जा रहा था। सरगम आज देव के गले लगी थी तो देव को अलग ही एहसास हो रहा था। और तभी उसके केबिन का गेट खुला। सामने कोई और नहीं, संजना खड़ी थी। संजना को देखकर आज पहली बार देव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद वह अभी भी सरगम के ख्यालों में रहना चाहता था। फिर भी उसने संजना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ संजना, बैठो। संजना भी इतराते हुए अंदर आ गई। संजना ने आज साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह खूबसूरत लग रही थी। शायद देव को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी और देव भी लगभग इम्प्रेस ही हो गया था। संजना जाकर सोफे पर बैठ गई और थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए बोली, देव तुम तो शादी करके भूल ही गए, तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद भी है? देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और संजना के पास गया और थोड़ी देर तक संजना को ही देखता रहा। देव ने संजना को पहली बार साड़ी में देखा था। फिर देव संजना की तारीफ करते हुए बोला, संजना तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। संजना भी इतराते हुए बोली, तो मैंने यह साड़ी तुम्हारे लिए ही तो पहनी है, पर तुम तो भूल ही गए, तुमने मुझसे क्या कमिटमेंट की थी। देव संजना के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में भर कर बोला, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? संजना ने भी एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं, और आजकल तो यह काम है, दोनों रिलेशन में रहते हैं तो उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा ही ना। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और वैसे भी तुमने ही तो कहा है कि तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे सरगम को डाइवोर्स दे दो, और उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तो फिर हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों? संजना ने फिर पूछा, बताओ ना देव, हमारे बीच दूरियां क्यों हैं? देव संजना को समझाते हुए बोला, संजना समझने की कोशिश करो, हमारे घर में लड़कियों को लेकर कुछ रूल्स हैं और हम उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अगर तुम चाहती हो कि हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, तो उसके लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, और शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं सरगम को डाइवोर्स नहीं दे देता। इस बार संजना रोते हुए बोली, देव तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ। अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या बीवी का हक भी नहीं दोगे? कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी। और जैसा कि संजना का प्लान था देव को एक बार फिर अपने प्यार के जाल में फंसाने का, वह कामयाब हो गई। देव ने संजना के आंसू पोंछते हुए कहा, संजना ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या तुम्हें बीवी का हक नहीं देना चाहता, लेकिन तुम भी अच्छे से जानती हो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं शादी के बाद किसी लड़की को डेट कर रहा हूं तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो समझने की कोशिश करो, जब तक मैं सरगम को डाइवोर्स नहीं दे देता तब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि अपने माँ बाप की नजरों में। संजना फिर से रोते हुए बोली, तो फिर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, मुझे क्यों नहीं समझते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहते कहते संजना और ज्यादा रोने लगी और देव ने संजना का सिर अपने सीने पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ संजना, अब समझने की कोशिश तुम करो, या तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, किसी दिन बड़े पापा ने देख लिया ना तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। संजना रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने जो कमिटमेंट की थी वह पूरी करो, और अगर तुमने पूरी नहीं की तो फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी। देव ने अपनी पकड़ संजना पर कसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। संजना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर कहा, वादा करो कि आज रात मेरे साथ वक्त गुजारोगे। देव एक गहरी सांस लेकर बोला, वादा करता हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, और तुम्हारे साथ नहीं बिताऊंगा तो किसके साथ बिताऊंगा? मैं तो बस सोच रहा था कि हम शादी तक इंतजार कर लेते। तो संजना झट से बोली, लेकिन मुझे शादी तक इंतजार नहीं करना। मैंने कहा ना देव, मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, और मेरे लिए इतना ही काफी है। देव ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू संजना, मुझे कभी कभी खुद पर प्राउड फील होता है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। सच में संजना, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर करके छोड़ दिया, वरना तुम तो इतनी
इतनी अच्छी हो, किसी का भी दिल जीत लो। संजना अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। संजना फिर देव के बटन से खेलती हुई बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देव ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह संजना की प्रेजेंट को महसूस कर रहा था। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हाँ तो बताओ कितने पैसे चाहिए। संजना बोली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000। देव ने आंखें खोलकर संजना को देखकर कहा, सिर्फ 10,000। संजना जानबूझकर नजर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ बोली, देखो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। मैं सच कहती हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस दे दूंगी। देव ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें से 10 लाख संजना के अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हें मुझसे पैसे मांगने के लिए इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है, जो खरीदना है, आराम से खरीद सकती हो। इतना कहकर देव ने अपनी जेब से कार्ड निकालकर संजना के हाथ में रख दिया और संजना के चेहरे पर एक सातिर भरी मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दिए। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, प्लीज तुम या वापस ले लो। इतना कहकर संजना ने वह कार्ड देव की हथेली पर रख दिया। देव वह कार्ड संजना के पर्स में रखते हुए कहा, देखो संजना, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ हमारा है। और वैसे भी मेरा इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा सब तुम्हारे लिए ही तो है। बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्द मैं सरगम को डाइवोर्स दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। संजना ने एक बार अपना सिर देव के कंधे पर रखकर उसके हाथों को अपने हाथों में भरकर कहा, तो तुम आज रात आओगे ना? देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव बोला, तो तुम मानोगी नहीं? संजना ने अपना सिर उठाकर देव की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देव बोला, ठीक है, आज रात तुम्हारे घर पर। संजना ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। देव बोला, इसमें तैयारी क्या करनी है? संजना ने कहा, अरे हमारा फर्स्ट टाइम है। संजना जानबूझकर शर्माने लगी और देव उसने एक बार फिर संजना को गले लगा लिया। वहीं देव के केबिन के बाहर युग खड़ा हुआ था और जो संजना की नौटंकी को आराम से समझ भी रहा था। युग मन ही मन बोला, मैं भी देखता हूँ तुम दोनों एक साथ कैसे रहते हो, और सबसे पहले तो इस देव के अकाउंट का कुछ करना पड़ेगा, वरना यह रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी इस चुड़ैल पर लुटा देगा। अचानक ही युग संजना की एक्टिंग करते हुए बोला, देव मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। एक सरगम है जो उस बंगले को अनाथ लड़कियों के लिए डेडिकेट कर रही है, और एक यह गधा है, और दूसरी यह गधी जो बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रही है। युग वहां से निकलकर सीधा क्रस के केबिन में गया। युग ने क्रस का फोन लिया और उसे कट करके सोफे पर फेंक कर कहा, तेरा वह भतीजा अय्याशी करने के लिए संजना के घर जाने वाला है। क्रिस भी जोर से पैर पटक कर बोला, यार एक तो इस लड़के से दुखी हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझता है। सबको संजना की हरकतें दिखाई देती हैं, लेकिन यह गंधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर उस पर विश्वास कर लेता है। क्या करूं मैं उसका? युग गुस्से में बोला, कुत्ते ने आज ही 10 लाख संजना के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो सबसे पहले इसके अकाउंट का कुछ कर। और उसने अपना कार्ड भी उस संजना को दे दिया। इससे पहले कि ऑफिस से निकल कर वह कार्ड से लाखों की शॉपिंग कर ले, उस कार्ड को ब्लॉक करवा। क्रिस बोला, यार तू कहे तो ठीक रहा है, लेकिन हम कार्ड को ऐसे ही ब्लॉक नहीं करवा सकते। तू जानता है ना कि जब तक दिव्यांश भाई की परमिशन ना हो तब तक हम उसकी फैमिली में से किसी का भी कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकते। युग बोला, तो फिर ठीक है, अपने भतीजे को लूटते हुए देख ले, क्योंकि भाई मैं तो नहीं देख सकता। क्रिस बोला, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है? मैं कह रहा हूँ हम ऐसे ही देव का कार्ड ब्लॉक नहीं करा सकते, उसके लिए हमें देव या फिर दिव्यांश भाई के परमिशन की जरूरत होगी। युग गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, लेकिन देव का कार्ड ब्लॉक क्यों कर रहा है? युग और क्रिस ने केबिन के गेट की तरफ देखा। सिवाय खड़ा हुआ था। दोनों ने ही अपना सलाइवा गटक लिया और क्रिस बोला, कुछ नहीं भाई, वह बस ऐसे ही बात कर रहे थे। सिवाय ने हाथ बांधकर कहा, पागल नहीं हूं मैं, आजकल हमारे घर में जो हो रहा है उसकी खबर है मुझे। और या तो मुझे बिल्कुल मत कहना कि मैं देव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जानता सब कुछ हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। क्रिस खड़ा होकर बोला, क्या बात है, क्या बहाना मारा है आपने? मैं आज तक पापा से यही सुनता आया हूँ कि सिवाय रघुवंशी खानदान का इकलौता
ऐसा इंसान है जिसके सामने कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। शिवाय ने अपनी कमर पर हाथ रखकर युग की तरफ देखकर कहा तो युग क्रस के पीछे आकर बोला, सही तो कह रहा हूँ मैं, अगर आप देव के बारे में सब कुछ जानते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? शिवाय बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो, और जब तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो तो मैं क्यों टांग अड़ाऊं? कृष बोला, क्या बात है शिवाय भाई, आप तो एक बार फिर बच गए। शिवाय ने कृष को हल्के से गुस्से में देखा तो कृष बोला, अच्छा ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते हो तो एक छोटा सा काम कर दो, देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दो, उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वह सारा निकाल कर दृष्टि भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कर दो कि देव को कैश यूज करने के लिए आपकी या दिव्यांश भाई की परमिशन की जरूरत पड़े। कुछ ऐसा कर दो कि देव फाइनेंशियल बहुत कमजोर हो जाए। कुछ ऐसा कर दो कि वह चाह कर भी संजना को पैसे ना दे पाए। शिवाय ने एक नजर युग और क्रिस को देखा और फिर अपने फोन में से किसी को मैसेज किया। 5 मिनट बाद शिवाय के फोन में एक मैसेज आया। शिवाय ने उस मैसेज को रीड करके कहा, हो गया, मैंने देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दिए, उसके अकाउंट में अब कोई पैसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, देव और संजना का रिश्ता किस हद तक गया है? युग बोला, अभी तो किसी हद तक नहीं गया, लेकिन आज जा सकता है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं और कृष है ना, हम कर लेंगे हैंडल। शिवाय धीरे से बोला, मुझे तो लगा मेरा ही बेटा कमीना है, या तो दिव्यांश का भी कंजर निकला। इस पर युग ने दबी सी आवाज में कहा, नहीं बेटा तो आपका भी पूरा का पूरा कमीना है। शिवाय ने युग को देखा तो युग बोला, ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं। शिवाय ने युग की तरफ देखकर कहा, तुझे पता है तेरे अंदर एक भी गुण राजवीर के नहीं है, सारे गुण तेरी माँ के हैं। तेरी माँ भी ऐसे ही थी, राजवीर ने निभा लिया तेरी माँ को, वरना तेरी माँ तो राजवीर को पागल बनाकर रखती। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने स्कूटी एक अस्पताल के बाहर रोकी और उसी के पीछे पीछे अभिमान ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। आराध्या ने जल्दी से स्कूटी पार्क की और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अचानक ही उसके दिमाग ने कहा, क्या आराध्या प्रेग्नेंट हो गई? एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई? एक दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? वह मेरे बच्चे को अबॉर्ट कराने जा रही है? यह क्या मुझसे पूछेगी नहीं या मुझे बताएगी भी नहीं? हे भगवान, यह लड़की मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। एक तो पहले ही मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऊपर से यह लड़की कहकर अभिमान ने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और वह भी आराध्या को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अभिमान आराध्या को अस्पताल में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी आराध्या कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अभिमान ने ना जाने कितने कॉरिडोर, कितने रूम, कितने वार्ड चेक कर लिए थे, लेकिन आराध्या का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ तक कि अभिमान तो लेबर रूम में भी देखकर आ गया था, यह सोचकर कि आराध्या उसके बच्चे को गिराने वाली है, लेकिन आराध्या उसे नहीं मिली। अभिमान आराध्या को ढूंढ रहा था और आखिरकार आराध्या उसे एक कॉरिडोर में दिखाई दी। अभिमान ने आराध्या को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आराध्या रो रही थी। अभिमान बिना सोचे समझे आराध्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर बोला, देखो, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है एक दिन में प्रेगनेंसी नहीं होती। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। आराध्या की आंखों में आंसू थे। अभिमान ने अब जाकर आराध्या के चेहरे को देखा तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अभिमान जैसा भी था, लेकिन आराध्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। यह कह सकते हैं कि वह अब भी अपनी फीलिंग से भाग रहा था। अभिमान ने अपनी फीलिंग को झटकते हुए गुस्से में कहा, हाँ पूछ सकता हूँ, यहाँ क्या करने आई हो? आराध्या ने अभिमान का हाथ अपने हाथ से झटक कर चिल्लाते हुए कहा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? कह दिया ना तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे अपने भी पर्सनल रीजन है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं यह स्टूल उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दूं। अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। उसने अगले ही पल आराध्या की बाजू को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, खुद को समझती क्या हो, कहीं की फूलन देवी हो? मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। मेरे पापा ने मुझसे एक सवाल किया कि मैं नशे की हालत में तुम्हारे पास क्यों गया। इसका मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मैं नशे में था, तुम तो होश में थी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों मेरा साथ दिया?
लिया। तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। आराध्या कुछ नहीं बोली, उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। अभिमान ने आराध्या के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आराध्या अब भी कुछ नहीं बोली। अभिमान ने आराध्या को झटकते हुए कहा, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम मेरा फायदा उठाने वाली थी। और उठाने क्या वाली थी? तुमने तो मेरा फायदा उठा लिया। मेरे माँ बाप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। यह सुनते ही आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, तो जाओ, जाकर अपने माँ बाप से कह दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और ना ही रघुवंशी फैमिली से कोई रिश्ता रखना है। यहाँ से नहीं गए तो सच कहती हूँ गुस्से में कुछ कर दूंगी। अभिमान गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ा और तभी वहां एक नर्स आकर बोली, देखिए ये हॉस्पिटल है, अखाड़ा नहीं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर लड़िए। आराध्या और अभिमान दोनों ने एक साथ हाँ कहा, हस्बैंड वाइफ नहीं है हम। नर्स बोली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो भी प्लीज बाहर जाकर लड़ो। अभिमान और आराध्या फिर से एक साथ बोले, हम वाह भी नहीं है। नर्स को अब गुस्सा आ गया, वह दांत पीसते हुए बोली, भाई बहन हो तो भी जाकर बाहर लड़ो। अभिमान और आराध्या ने एक दूसरे को देखा और फिर नर्स को देखकर बोले, हम भाई बहन भी नहीं है। अब तो नर्स का भी मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार में पटक ले, इसलिए उसने उन दोनों को देखकर उंगली दिखाते हुए कहा, आप दोनों जो भी हो प्लीज कृपया यहाँ मत लड़ो, वरना मैं गार्ड को कहकर बाहर फिकवा दूंगी। समझे? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने फिर धीरे से कहा, देखो चुपचाप रघुवंशी मेंशन चलो, वरना माँ मुझे फिर से उल्टा सीधा सुनाएगी। तुम्हारी वजह से कल से गालियां सुन रहा हूँ, जबकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है, कुछ किया भी है या नहीं। आराध्या नम आंखों से देखकर धीरे से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक तो मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी तुमने कितनी बेशर्मी की तरह मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही उसका कॉरिडोर में एक कमरे का गेट खुला और उसमें से एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखकर आराध्या ने अभिमान को हल्का सा धक्का दिया और डॉक्टर के पास जाकर बोली, मेरा भाई कैसा है? अभिमान हैरान हो गया। उसने अब जाकर समझा कि शायद अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है और इसीलिए आराध्या हॉस्पिटल आ गई। वहीं डॉक्टर ने आराध्या को देखकर कहा, आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है, आप पैसे सबमिट करवा दीजिए, हम जल्द से जल्द ऑपरेशन करते हैं। आराध्या ने डॉक्टर को देखकर कहा, लेकिन मेरे भाई को हुआ क्या है? डॉक्टर बोला, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जानबूझकर उसे पीछे से हिट किया है, जिसकी वजह से वह मुंह के बल गिर गया और उसके घुटनों में चोट आई है, जिस वजह से हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। आराध्या बोली, डॉक्टर कितना पैसा चाहिए? डॉक्टर ने कहा, देखिए मुझे नहीं पता, आप जाकर काउंटर पर पता कर लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। आराध्या जल्दी से भागती हुई काउंटर की तरफ गई और अभिमान वहां खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। अभिमान बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया। अभिमान आराध्या के पीछे पीछे काउंटर तक चला गया। वहीं आराध्या ने काउंटर पर जाकर पूछा, मिस्टर अनिरुद्ध के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? काउंटर पर बैठी महिला ने पूछा, कौन मिस्टर अनिरुद्ध? आराध्या बोली, कल रात ही एडमिट हुआ है, प्लीज बताइए ना उनके इलाज में कितने पैसे चाहिए। उस लेडीज ने सिस्टम पर उंगली चलाते हुए कहा, कल रात जो करीब 1 बजे आए थे, आप उनकी बात कर रही हैं? आराध्या को टाइम तो याद नहीं था, तभी पीछे से अभिमान ने कहा, 1 बजे ही आए होंगे। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने अपनी नजर झुका ली, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की वजह भी अभिमान ही था। उस लेडीज ने सिस्टम पर उंगलियां चलाते हुए कहा, देखें अभी आप 10 लाख रुपए सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मिस्टर अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट होगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कितना खर्चा आएगा। यह सुनते ही आराध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। आराध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज आप बता दीजिए ना टोटल कितना खर्चा आएगा। उस लेडीज ने फिर से सिस्टम पर उंगलियां चलाते हुए कहा, देखिए कम से कम 10 लाख तो आएगा ही। यह सुनते ही आराध्या के आंसू और ज्यादा बहने लगे। वह अच्छे से जानती थी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। और तभी उस लेडीज ने कहा, मैम प्लीज आगे से हट जाइए, पीछे लाइन लगी हुई है। लेकिन आराध्या ने उसकी बात नहीं सुनी और आराध्या तो एक जगह सुन्न होकर खड़ी रही। एक ही दिन में आराध्या के साथ क्या कुछ हो गया था। और तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे लाइन से बाहर लेकर एक दूसरी तरफ चला गया।
और वहां जाकर उसने धीरे से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे सबमिट कर दूंगा, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा। उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आराध्या ने यह बात इतने गुस्से में कही थी कि आसपास के लोग आराध्या और अभिमान को देखने लगे। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह आराध्या की सिचुएशन समझ भी रहा था, इसलिए उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ पार्किंग एरिया में लेकर आया। अभिमान ने आराध्या का हाथ छोड़कर उसे समझाते हुए कहा, देखो, समझने की कोशिश करो, अभी हम दोनों का लड़ने का वक्त नहीं है, अभी अनिरुद्ध की जान बचा लेते हैं, उसके बाद आराम से लड़ लेंगे। आराध्या बोली, तुम यह बात बोल रहे हो, तुम तो हमेशा से ही चाहते थे ना कि मेरा भाई रघुवंशी मेंशन आना छोड़ दे, तुम तो हमेशा से चाहते थे ना कि मेरा भाई शिवाय अंकल से मिलना छोड़ दे। तुम्हें तो मेरे और मेरे भाई से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारी प्रॉब्लम इस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज के बाद मैं और मेरा भाई कभी रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन तुम तो इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने लगे। क्या चाहते हो तुम? कितना गिरोगे? अभिमान, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हो? मैं आराध्या तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं मेरा भाई रघुवंशी नहीं आएंगे, हमेशा के लिए राजस्थान शहर को छोड़ देंगे। अभिमान अब गुस्से में था, क्योंकि वह बहुत देर से आराध्या की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था। एक आराध्या ही थी जिसकी बदतमीजी अभिमान बर्दाश्त कर लेता था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी जो अभिमान के सामने बोल जाए। अभिमान बोला, बताओ कैसे कराओगी अपने भाई का इलाज मेरे बाप से पैसे मांगकर? तुम्हें तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं, तुम तो किसी से भी पैसे मांगोगी वह तुम्हें मना नहीं करेंगे, अब तुम्हारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आराध्या कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। कहीं ना कहीं अभिमान सही कह रहा था। वह यहाँ से सीधा शिवाय के पास जाती और शिवाय तो बिना सोचे समझे आराध्या के साथ अस्पताल में आ जाता, और तब तक अस्पताल से नहीं जाता जब तक अनिरुद्ध को सही सलामत नहीं देख लेता। अभिमान ने फिर से कहा, क्या हुआ? जवाब नहीं है? चलो मान लेता हूँ तुमने मेरे बाप से पैसे भी नहीं मांगे, तो कैसे करोगी अपने भाई की मदद? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे भाई के अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 20,000 होंगे, फिर तुम अपनी स्कूटी बेचने की सोचोगी। तुम्हारी स्कूटी ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 हजार की होगी, उसके बाद तुम घर का सामान बेचना शुरू कर दोगी, वह भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 लाख में चला जाएगा। बाकी के अब पैसे कहाँ से आएंगे? उसके बाद शायद तुम अपना फ्लैट बेचने की सोचोगी। लेकिन तुमको क्या लगता है फ्लैट बेचना आसान है? तुम फ्लैट बेचोगी, बिक जाएगा, मैं तुम्हारा फ्लैट बिकने ही नहीं दूंगा, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो यह फ्लैट पापा ने तुम्हें दिया है, और अगर तुम इसे बेचना चाहो तो तुम्हें पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। आराध्या अब भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, कहने का मतलब यही है कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरे बाप के पास तो जरूर जाओगी। तो जाओ, चली जाओ मेरे बाप के पास, जाकर घुटनों के बल बैठ जाना हाथ फैलाकर। मेरे पापा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे, क्योंकि उनका दिल तो बहुत बड़ा है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, वहीं अभिमान उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान, जैसे वह चाहता हो कि आराध्या इस बारे में सोचे। अभिमान आराध्या के पास आकर बोला, अब खड़ी क्यों हो जाती? क्यों नहीं? घुमा फिरा के तो तुम रघुवंशी खानदान का फायदा ही उठाना चाहती हो, तो जाओ जाकर उठा लो। अरे तुम एक बार फोन पर भी रघुवंशी फैमिली को कह दोगी कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया, पूरा खानदान यहीं आ जाएगा, उसके बाद हमारे बिजनेस का नुकसान हो फायदा हो, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ेगा? आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, चलो मैं ही तुम पर तरस खा लेता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आराध्या गुस्से में अभिमान को देखने लगी तो अभिमान बोला, पहले सुन लो उसके बाद गुस्सा करना। अभिमान ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में मैं अनिरुद्ध का इलाज करवा दूंगा, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शादी के कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। आराध्या ने गुस्से में कहा, अगर डाइवोर्स देना है तो शादी क्यों कर रहे हो? पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, अब और ज्यादा क्यों खराब करना चाहते हो? मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? और अगर मुझे सिवाय अंकल के सामने हाथ फैलाना पड़े तो मैं फैला दूंगी, लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इतना कहकर आराध्या अंदर की तरफ जाने लगी, और तभी अभिमान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज ही नहीं होने दूंगा। जितनी देर में तुम्हारे सिवाय अंकल यहाँ आएंगे, उतनी देर में तो मैं तुम्हारे भाई को कोमा में पहुंचा दूंगा, तुम्हारा भाई कभी होश में नहीं आएगा। आराध्या को आज
अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि अभिमान को आराध्या को हैंडल करने का यही तरीका सही लग रहा था। और आराध्या दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, नहीं मानती तुम्हारे पापा से पैसे, अब छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। अभिमान ने आराध्या का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा घर भी नहीं बिकने दूंगा, तुम्हारी स्कूटी भी नहीं बिकने दूंगा, अकाउंट से पैसे भी नहीं निकालने दूंगा, और यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर कोशिश कर लो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के हाथ को झटक दिया और आराध्या अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई, जमीन पर जा गिरी। अभिमान को अगले ही पल महसूस हुआ कि उसने गुस्से में आराध्या के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। वह जैसे ही आराध्या की तरफ आराध्या को उठाने के लिए बढ़ा, आराध्या ने अभिमान को गुस्से में देखकर कहा, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, क्या चाहते हो तुम? इतना कहकर आराध्या खुद ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, सिर में दर्द था, रो रो कर चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसके बाल इधर उधर हो गए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि आराध्या कितने दर्द में गुजर रही है, और अभिमान भी कहीं ना कहीं आराध्या के दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन फिलहाल अभिमान का अभिमान अभी उसके पास था, और इसीलिए वह आराध्या को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। अभिमान इस बार प्यार से बोला, देखो, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करना, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? माँ पापा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मैं सच कहता हूँ, शादी के कुछ ही महीनों बाद कोई बहाना मारकर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम अपनी जिंदगी आराम से जी लेना। इनफैक्ट तुम कहोगी तो मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर दूंगा। जो तुम करना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती हो, जिस कंट्री में जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहां भेजने में पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल शादी के लिए मान जाओ। आराध्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने अपना पंच गाड़ी पर मारते हुए चिल्लाकर खुद से कहा, यह समझती क्यों नहीं, क्यों मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर रही है, क्यों चाहती है कि मैं इसके साथ हद पार कर दूं। अभिमान हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में खड़ा होकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। 10 मिनट तक अभिमान ऐसे ही खुद को कंट्रोल करता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर अस्पताल के अंदर चला गया। आराध्या अब भी उस कॉरिडोर में खड़ी हुई थी जहां उसका भाई एडमिट था। अंदर जाने की परमिशन उसे डॉक्टर ने नहीं दी थी, इसलिए वह खड़ी थी, लेकिन बस एक नज़र अपने भाई को देखना चाहती थी। अभिमान आराध्या के पास गया और जेब में हाथ डालकर उसी के साथ दीवार से टिककर खड़ा हो गया और फिर धीरे से बोला, क्या सोचा है तुमने? आराध्या बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मैं जब तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी तब तक तुम्हारे 10 लाख उतार न दूं। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ शहर को छोड़ दूंगी, क्योंकि इस शहर ने सिवाय रुसवाई के मुझे कुछ नहीं दिया। इतना कहकर आराध्या की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। अभिमान ने आराध्या के आंसू को साफ करना चाहा, लेकिन आराध्या ने अपना चेहरा घुमा लिया। थोड़ी देर बाद अभिमान ने अपना फोन निकालकर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए सबमिट कर दो। जैसे ही अभिमान ने अपना फोन जेब में रखा, वैसे ही आराध्या के आंसुओं की रफ्तार बढ़ गई और वह जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। आराध्या और अभिमान के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके चलते आराध्या अभिमान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मौत ने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया था। अभिमान के पास भी आराध्या को मनाने का दूसरा तरीका नहीं था, और इसलिए उसने जबरदस्ती आराध्या की ना को हाँ में बदल दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और वह अनिरुद्ध के कमरे की तरफ जाने लगे। तभी आराध्या ने अपने आंसू पोंछकर डॉक्टर के पास जाते हुए बोली, क्या मैं अपने भाई से एक बार मिल सकती हूँ? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।